कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, ठीक है? जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो आज 6 जो है मार्च को आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का जिनका भी पेपर समाप्त हुआ है, इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं यानी कि एनालिसिस, ठीक है? तो पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आज के एग्जाम हॉल में पूछे गए थे, ठीक है? जो मेरे पास प्रश्न आए हैं उसको जो है हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम दे के आए हैं तो अपना अपना मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है? और मैंने आप लोगों को कल जो शाम में एक क्लास कराया था, ठीक है? शाम 8 पीएम पे मैंने कहा था कि क्लास करके ही जाना आप लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ से लमसम जो है आप लोगों के डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में साइंस के जो है 8 से 9 प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए गए थे और मैथ रीजनिंग का तो सेम पैटर्न था, ठीक है? क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग के जो है सेम क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, उसके आधार पे आए थे और बिल्कुल लमसम मैथ रीजनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो इस तरीके से लमसम जो मैंने कल क्लास कराया था वहाँ से 80% प्रश्न तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है आप लोग आसानी से करके आए होते अगर आपने सामने वाली क्लास देखा है तो। तो चलिएगा आज कौन-कौन से प्रश्न पूछे हैं, किस टॉपिक से पूछा गया है, पूरा का पूरा डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे के आए हैं, क्लास को अंत तक देखेंगे और अपना मिला लेंगे कितना स्कोर किए हैं, ठीक है? और सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगामी आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है गिफ्ट यहाँ पे मिलेगा और 100% जब आप उन क्लासेस को करके जाओगे, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक जो है चिमटा किस जो है श्रेणी के जो है उत्तक का जो है उदाहरण है और इसका जो है यांत्रिक लाभ कितना होता है? देखिए, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएँगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका करंट अफेयर का जो प्रश्न पूछा गया है या साइंस का प्रश्न जो पूछा गया, तो सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। थोड़े से आपको फटाफट से यहाँ पे चलना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर को करेंगे, ठीक है? फिर शाम में जो है स्पेशल क्लास आएगा आपके लिए, तो आप यहाँ पे आंसर मिलाते रहिए जिन्होंने एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है? तृतीय श्रेणी 1 से कम जिन्होंने लगाया है इस प्रश्न का राइट उत्तर उनका सही है, ठीक है? हम लोग आंसर देखेंगे फटाफट से। इस क्लास में केवल और केवल प्रश्नों को एनालिसिस देखेंगे। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपका भी एग्ज़ाम 9, 10 और आपका 13 का अगर एग्ज़ाम होने जा रहा है टेक्नीशियन का, तो आपको 8 पीएम पे आज के जो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है? ये पहला शिफ्ट है। आज यहाँ पे किस तरीके से और किन टॉपिकों से प्रश्न पूछा है, फिर दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट। इन तीनों शिफ्टों का जो है आधार जो है बनाकर शाम में 8 पीएम पे आप लोग के इन्हीं टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दूँगा, आप जिनका भी पेपर आगामी आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जो है एफ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फटाफट से इसका राइट उत्तर आप लोगों ने लगा दिया होगा। जिन्होंने मेरे से पढ़ा था वो तो बिल्कुल ही यहाँ पे आसानी से करके आए हैं। अनंत पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर था। अगर आपने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका भी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था विद्युत चैप्टर से कि 1 यूनिट विद्युत धारा कितने जो है जूल के बराबर होता है? ये कल के सुबह वाली क्लास में ही हमने बताया था और कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखिए बिल्कुल D2 प्रश्न फँस गया है साइंस का। तो ये जो फ़ायदे हैं आप लोगों के जिन्होंने मेरे से क्लास किया हुआ है उनको जो है ये लाभ मिला है, ठीक है? तो बहुत बड़ा लाभ था। जो मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हुए थे बहुत बड़े स्कोर करके आए हैं, बहुत अच्छा उनका पेपर गया है। ऑप्शन नंबर बी लगाना था 3.6 गुणे 10 की पावर जो है 6 जूल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? ये प्रश्न तो मैंने 2-3 बार पढ़ाया था और बार-बार बोल रहा था कि ये प्रश्न आएँगे, आएँगे क्योंकि हमेशा ही ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अक्रिय गैस जो होते हैं ये किस समूह में आते हैं या किस समूह में रखा गया है? तो आप लोगों को मैंने बार-बार बताया है कि समूह 18 और ये हाइड्रोजन
ये भी बार-बार पूछता है, इसको भी मैंने बताया हुआ है, याद रखिएगा आगामी आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन किस समूह का तत्व है? तो 17। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा था 5वां आप लोगों से, अम्ल और क्षार से रिलेटेड प्रश्न था। सिरके में कौन-सा जो है अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? देखिएगा, अम्ल और क्षार चैप्टर से भी प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन जो है सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाली जो है एकमात्र अधातु कौन सी है? यहाँ पे अगर नहीं पढ़िएगा तो प्रश्न बिल्कुल ही गलत करके आइएगा। देखिएगा, ये प्रश्न में मैंने बहुत बार बताया था कि इसके जो है बहुत लोग लगाएंगे कौन? पारा, जो कि आप लोग जो है यहाँ पे गलत कर दीजिएगा। मैंने ये प्रश्न बार-बार बताया था कि एग्जामिनर ये हमेशा ही पूछता है ये प्रश्न, क्यों? क्योंकि जब पूछेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो लोग पारे लगा देंगे और गलत हो जाएगा। जबकि इसने कहा है अधातु, ये जो है पारा धातु है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था 6वां। मैंने बार-बार कहा था कि ये प्रश्न आपसे एग्जाम हॉल वाला पूछेगा और बिल्कुल पूछ दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कोशिका चैप्टर से कि कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने अगला पूछा था कि कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं कि जो है लाइसोसोम, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हम लोग केवल आंसर यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को लाइक और शेयर एक बार लगा दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुँच सके। और जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, फिर से कह रहा हूँ कि शाम में 8 पीएम पे हम आपके लिए स्पेशल क्लास लाएँगे जिसमें रामबाण प्रश्न होंगे और 100% वही प्रश्न हम लोग करेंगे जहाँ से आज के जो है तीनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि उन्हीं शिफ्टों से आपके भी आज उन्हीं टॉपिकों से आपके भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएँगे। तो अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। और आपके पास अभी 2 दिन का समय है, ठीक है? अभी आपके पास 2 दिन का समय मिला हुआ है और 2 दिन में आप बेहतर तैयारी कर सकते हो अगर हमसे जुड़ जाते हो तो। तो यहाँ पे जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितनी जोड़ी जो है गुणसूत्र पाई जाती हैं? बताइएगा, गुणसूत्रों की जो है क्या पूछा गया है? जोड़ी। यहाँ पे अगर जोड़ी नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल गलत करके आओगे, ठीक है? तो जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी, और अगर पूछता कितनी संख्याएं हैं तो 46 संख्या पूछ सकता है, तो 46 जोड़े में आपको 23। ये थोड़ा थोड़ा घुमाया था, ठीक है? प्रश्न इजी थे पर आपको ध्यान से पढ़ना था उसको। कार्य और शक्ति से प्रश्न पूछा गया था कि 50 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 10 सेकेंड में 40 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 5 सेमी हो तो उसकी उसकी व्यक्ति शक्ति ज्ञात करना है। उसकी शक्ति माने व्यक्ति की जो शक्ति है वो कितनी है, ये आपको बतानी थी, ठीक है? तो यहाँ पे पावर बराबर आप फॉर्मूला जानते हो W/T। यहाँ से लगा देते हैं, टी का वैल्यू पहले निकालना होगा, फिर रखोगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों का वैल्यू कितना मिल जाएगा। हम लोग केवल और केवल आंसर देख रहे हैं, फटाफट से हम करते चलेंगे। 300 वाट, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये लगाना था। आगे बढ़ते हैं, इसको विस्तार से इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, थोड़े से आपको धैर्य रखना है, ठीक है? पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं, पहले फटाफट से देख लेते हैं। एक ध्वनि तरंग की जो है आवृत्ति 2 के एच जेड है और तरंगदैर्घ्य जो है 35 सेमी है। यह जो है 1.5 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पे समय निकालना था और आपने निकाल ही दिया होगा। आप क्या बताओगे इसका राइट उत्तर? 2.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आप लोगों को वेग बराबर एफ गुणे जो है लेमडा से जो है निकाल लिए होंगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया था कि यदि एक व्यक्ति 20 केजी का जो है बोझा लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 5 किलोमीटर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये प्रश्न पूछा गया था आपको जो है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कार्य W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, यहाँ से लगा देते तो आपका जो राइट उत्तर बन जाता ये हो जाएगा 0 जूल। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे चलेगा प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके से खड़ा व्यक्ति है तो 90 डिग्री पे जब यहाँ पे कॉस का 90 का मान 0 हो जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक उत्तल जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है
20 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या में संबंध आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो है साइंस में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है r बराबर 2f का जो है फॉर्मूला पे, तो यहाँ से r जो है वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है यानी r पूछ रहा है, तो यहाँ से r फोकस कितना दिया है 20, तो 20 रख लो, 20 दूना का 40 सेमी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा पूछा गया था यहाँ पे कि जो है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? बहुत बार आपको मैंने बताया था कि क्लास में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके एग्जाम हॉल वाला प्रश्न पूछता है, ठीक है। और जो जो पढ़ाया था बिल्कुल उन्हीं टॉपिकों से पूछा गया है। तो जिन्होंने मेरे से पहले से क्लासेस किए हुए हैं 2-3 दिन पहले से भी, तो उन्होंने अच्छे तरीके से जो है एग्जाम को आसानी से क्रैक किया होगा, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका भी पेपर बाकी है, तो शाम में 8 PM पे रामबाण क्लास आएगा और बिल्कुल आप उन टॉपिकों को ही पढ़ोगे जो टॉपिक से आज प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम हॉल में। तो आप अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा दो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या कहता है कि जो है आप इसके बट्टा में लिख लो, श्रेणी क्रम में है ना कुल प्रतिरोध। समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम में क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यही होता है। आप इसको रखोगे 1/10 प्लस 1/20, इसका लसो लेंगे आप, कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 3 बटा, यहाँ से उलाट दोगे तो r का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 20 बटा हो जाएगा 3, 3 छक्के 18 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट उत्तर बनेगा जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आसानी से आप कर लिए होंगे, गलती नहीं किए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा था कि जो है जल का घनत्व किस तापमान पर जो है अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, ये आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। मैंने ये भी क्लास में बताया था कि जल का जो है घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। सी जिन्होंने भी लगाया है इस प्रश्न का राइट उत्तर उनका उनका सही था, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे देखिएगा कि जो है आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातुओं की जो है संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातुओं की जो है संख्या कितनी है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है उप धातुओं की जो संख्या है ये कितनी है, 7 है। आप ऑप्शन नंबर बी लगा के आए हैं, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में तर्जनी का क्या दर्शाता है? तर्जनी जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में तर्जनी किसको दर्शाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तर्जनी, वामा, ये सारे के सारे आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। तो ये भी टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेंगे। बात रहेगी इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो तर्जनी का अर्थ होता है, आप लोग कहोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल राइट उत्तर लगाया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है, ये प्रश्न आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था आप लोगों का, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मस्तिष्क के आधार पर, तो बिल्कुल मस्तिष्क के आधार पर बिल्कुल उनका उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है बादलों की गर्जना सुनाई देने से पहले बिजली की जो है चमक दिखाई देती है, क्यों? जो आप देखते हो बादल गरजता है, ठीक है, सुनाई देने से पहले हमें बिजली की जो है दिखाई देती है, बिजली दिखाई देती है, उसके बाद से आवाज हमें ध्वनि बाद में दिखाई देता है। ये जो है कारण बताना है, तो आपको बताना है प्रकाश की जो है चाल ध्वनि से बहुत अधिक होता है। प्रकाश जो है बहुत तेजी से चलता है, जबकि ध्वनि उसकी तुलना में बहुत धीमी चलती है, ठीक है। इसलिए हमें प्रकाश दिखाई देता है, बाद में जो है ध्वनि सुनाई देती है। आपने लगा लिया होगा। अगला प्रश्न मैथ से पूछा गया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया था ये एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से था और मैंने पढ़ाया भी था कि ये टॉपिक आपके लिए रामबाण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जब भी कहा जाए कि जो है कभी भी कोई भी सवाल हो उसमें कहा जाए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इसका आपको मतलब याद रखना है एल सी और एम। एलसीएम जो है इसके निकालने हैं, ठीक है। निकाल लो 12, 15 और 20 का एलसीएम आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना आएगा 60। ऐसी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों ही संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है उसको बोलते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे आपका एलसीएम मिलेगा 60। अब देखिए हमें 4 शेष बचाना है, तो 4 से तो अगर 60 में देखोगे पूरा पूरा भाग लगेगा, 15 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 20 से भी। हमें ये कह रहा है भाई साहब 4 शेष बचना चाहिए ऐसी संख्या, तो इसमें आप 4 प्लस कर दोगे यानी वह संख्या हो जाएगा 64। 64 में आप जब 12 से भाग दोगे 4 शेष बचेगा, 15 से भाग दोगे तब भी 4, 20 से भाग दोगे तब भी 4 शेष बचेगा। तो आपका जो राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी था, और अगर आपने बी लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर जो है यहाँ पे करके ही आए होंगे, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को कर लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए टाइम एंड वर्क का दिया हुआ था कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसी काम को क्या बोलते हैं कि 16 महिलाएं और 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में इस काम को करेंगी, ये आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप इजीली कर लिए होंगे। किस तरीके से मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि 12 पुरुष हैं, ठीक है। 12 पुरुष लिख लो, ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में, तो ये 8 दिन कर लेना। और फिर जो है यहाँ पे 16 महिलाएं हैं, 16 महिलाएं ये कितने दिनों में कर रही हैं 12 दिनों में। इसका अनुपात बना लेना, 12 से 12 कट जाएगा, ये 8 दूना का 16 2 हो जाएगा। यानी कि जो है अगर पुरुष और महिला का अनुपात निकालेंगे तो पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा तो महिला 1, क्योंकि पी का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा तो 2। अब इसने कहा है कि जो है यहाँ पे तो पी और एम का वैल्यू निकल गया, यहाँ से 8 पुरुष कितने हैं महिला कितने हैं दोनों मिलकर काम कराना है, तो आपके पास 12 पुरुष और महिलाओं की संख्या कितना है 12 और 8, तो यहाँ पे रख लेना। पुरुष से निकालना है तो आपको पुरुष यहाँ पे 12 है और महिलाएं कितनी हैं, एक महिला है उसके बराबर में 2 पुरुष है, मतलब एक महिला के जगह एक सॉरी यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला जो है एक पुरुष 2 महिला के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अनुपात का मतलब एक दिन में इसका उल्टा क्षमता हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक पुरुष जो है 2 काम कर देगा और महिला यहाँ पे 2 मिलके 1 के बराबर काम करेंगे, क्योंकि क्षमता ये दिया है ये तो उलट जाएगा। तो आप जो है यहाँ से बैठा लीजिएगा 12 और 8 में 2 से गुणा कर देना 16, 12 प्लस जो है महिलाओं की संख्या आधा कर देना, महिला को संख्या आधा कर देना, तो यहाँ पे बटा में 2 भाग करना पड़ेगा 4, 12 4 16, 16 जो है यानी कि आप पुरुष कह सकते हो इस काम को कितना दिनों में करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो 12 गुणे 8 और बट्टा में आप 16, 16 हो गया 8 दूना का 8 दूना 16, यहाँ से 6 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक वृत्त की सबसे छोटी जीवा की लंबाई आप लोगों के सामने 14 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से सबसे पहले आपके चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। जीवा का मतलब क्या होता है, अगर ये वृत्त है तो इसका बीच वाला हिस्सा को जीवा बोलते हैं, तो ये 14 का दिया है तो इसका आधा कर लोगे, ये 14 दिया है तो त्रिज्या आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 14 का आधा 7, 7 हो जाएगा। आर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया था 7 गुणे 7, 7 से 7 काट लिए होते तो आपका जो राइट उत्तर बनता है ये ऑप्शन नंबर ए 154। बिल्कुल आसान था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था।
त्रिकोण ज्योमिति है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा बार हर एक शिफ्टों में पूछता है ये, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। अभी भी आपके पास 2 दिनों का समय है, और जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछ रहा है हम डेली 2 दिनों के अंदर ये पूरे के पूरे टॉपिक के ही प्रश्नों को करेंगे जहाँ से आज प्रश्न पूछा गया, ठीक है। और 100% आपके एग्जाम हॉल में 9, 10 और 13 तारीख को यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो इसका लाभ उठा लो। अब देखिएगा 8 PM पे हमसे मिलेंगे उस क्लास के साथ। सबसे पहले इसको बदल लेना, ये जो है tan थीटा लिखा हुआ है, तो tan 65 लिखना है ना, तो 90 में से हम क्या करेंगे 65 लिखना है, तो 25 को माइनस कर देंगे। अभी भी देखिए tan लिखे हैं 65 डिग्री ऊपर, 90 में से 25 घटाओगे 65, यहाँ पे cot 25 है, प्लस cos 0 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 25 बटा में हो जाएगा cot 25 और प्लस cos 0 का मान होता है 1, यहाँ से काट दोगे तो ये cot 25 बटा cot 25 कट के 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 2, और जिन्होंने भी 2 को चुना है, जिन्होंने भी 2 को चुना है, देखिए ये त्रिकोणमिति का है, क्लास 10th का प्रश्न था और यहाँ से हर बार पूछता है, ठीक है। इस बार भी पूछा है और आगामी जिनका भी पेपर है वहाँ पे भी 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको ये प्रश्न आने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने सरलीकरण चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था एक तो, कि 5 के पावर 3 गुणे 25 के पावर 2 भागे 125 बराबर 5 के पावर x बराबर x का मान जो है आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहले आप x के वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे 5 का पावर है, ठीक है, मतलब हमें बराबर के इस तरफ भी 5 के पावर में ही यहाँ पे वैल्यू लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुलना करेंगे तो ये प्रश्न हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न में हुआ क्या है, ये 5 के पावर 3 कर लो गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 लिखा है, यानी 5 के पावर 2, फिर 5 के पावर जो है 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे, फिर भगे ये 125 5 के पावर कितना होता है 3 बराबर इधर है 5 के पावर x। अब देखो यहाँ से ऊपर पावर में पावर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी 5 के पावर 4, ये 5 के पावर 3, तो गुणा में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, भागे 5 के पावर 3 बराबर ये हो जाएगा 5 के पावर x, ये भागा में पावर घटता है तो 7 में से 3 जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर x। दोनों तरफ यहाँ पे तुलना करोगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 बराबर हो गया, तो आपका x का वैल्यू भी यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी लगा के आए हैं उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर रीजनिंग से पूछा गया था कि यदि मोमेंट को जो है ये लिखा जाता है तो डेंजर को जो है क्या लिखा जाएगा, इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। और मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपके लिए रामबाण होते हैं, बहुत कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस चैप्टर से आप आसानी से चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ये, आपने आसानी से कर लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे मिलाओ कि जितने अक्षर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको उतने अक्षर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, वही अक्षर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे इसके क्रम जो है पलट गए हैं। आप थोड़े से दिमाग लगाओ, जो यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले ओ दिया है, फिर एम दिया है, फिर एन दिया है, फिर ई दिया है और फिर एन दिया है, फिर टी दिया है। यहाँ पे चेंजिंग क्या हुआ है, देखो ये ओ यहाँ पे आ गया है, एम बाद में चला गया, फिर यहाँ पे देखोगे आप तो क्या हुआ है, यहाँ पे बीच वाले में क्या हुआ है, बीच वाला का क्या किया गया है जी, बीच वाला को चेंज नहीं किया है, क्या एम, एम ओ एम, यहाँ पे क्या लिखा है एन लिखा है, एन, यानी कि ये जो है ई किधर गया, ई तो यहीं पे है, एम को एन लिख रहा है, एन को यहाँ पे लिख रहा है, टी को यहीं पे लिख रहा है, ये तो चेंजिंग नहीं किया है, चेंजिंग नहीं किया, केवल एम को एन लिखा है, ठीक है। पहला वाला दोनों अक्षर चेंज कर दो, यहाँ से भी ए पहले आ जाएगा, डी बाद में हो जाएगा, ए डी होना चाहिए, ये तो सब गलत। फिर उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन, एन के बाद से यहाँ पे एम को लिख रहा है एन, तो यहाँ पे एम को एन लिख रहा है तो एन को क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे एन को एम लिखना चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक जो है यहाँ पे टाइपिंग एरर लग रहा है जी,
कहीं ना कहीं सवाल में टाइपिंग एरर है। ये जो है इसको बनाना चाहिए था, यहाँ पे टाइप लग रहा है एरर हो गया है, एम होना चाहिए था, फिर ई एम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ई एन उल्टा किया गया था, दो दो अक्षर, जिस तरीके से पहला का उल्टा किया गया उसी तरीके से पहले जी आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, उल्टा कर देना था, ठीक है। पहला का दूसरा, दूसरा का उल्टा, इस तरीके से था। आपका ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से राइट था। टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ किया है। एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि यहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न था कि अगला पद जो है आप लोगों को बताना था, जिसमें कह रहा था यहाँ पे कि देखिए 14 है, 14 के बाद 28, यानी आप कह दोगे 2 गुना, फिर 28 के बाद 20 हो गया, फिर तो 2 गुना यहाँ पे 56 होना चाहिए था, यानी ये लॉजिक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लगाया गया है, आप थोड़े से ध्यान तरीके से देंगे तो ही ये बन पाएगा। 14 के बाद देखोगे 28, 28 के बाद फिर कम हो रहा है, फिर अधिक, फिर कम, फिर अधिक, फिर कम। इसके लॉजिक क्या होते हैं कि इसमें 2 श्रृंखलाएं हो सकते हैं, ठीक है। 2 श्रृंखलाएं वाला लॉजिक लगाते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ चलते हैं, फिर अगला पद 14 से 20, 1420, 20 से यहाँ पे 32 हो गया, यानी कि 12 जोड़ दिया, तो देखो 6 दूना के 12, 12 और 6 हम लोग गुणा कर 6 कर सकते हैं 18, ठीक है। या आप कितना कर सकते हो, अगर ये लॉजिक नहीं होता है तो 6 दूना 12, 12 दूना 24 भी हो सकता है। तो पहले ये वाला हम ट्राई करते हैं कि यहाँ से 6 बढ़ाया गया, तो यहाँ से भी है 6 बढ़ाया गया, तो ये हो जाएगा आपका 50, 50 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक कौन सा है आप लोगों का, यहाँ से 6, यहाँ से 6 और यहाँ से 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24, यहाँ से 2 गुना किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 गुना हम भी कर देंगे, तो 24 यहाँ पे जोड़ लो, ये 6 हो जाएगा, 3 2 5, 56 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया था कि लुप्त संख्या बताना था आप लोग को। देखिए 4 5 41, फिर 6 3 45, ये वाला नहीं था, और 7 2, अगला पद यहाँ पे वाट की जगह पे बताना था आप लोगों को, ठीक है। ये किस तरीके से बताना था, आप यहाँ पे ध्यान दिए होते तो थोड़े से बहुत लॉजिकली था। 4 का आपको वर्ग कर दो और 5 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, 4 का 16, 5 का 25, 16 कितना होता है 41, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 का वर्ग 36 प्लस 3 का वर्ग 9, 36 9 कितना होता है 45। उसी प्रकार 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, 4 और 49 कितना होता है 53, जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। बी अगर आपने बताया था तो आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे कि जो है ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न पूछा गया था कि राम ने एक महिला से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का जो है भाई है, उस महिला का राम से क्या संबंध है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको जो है अपने पर ले लीजिएगा तो बनाइएगा, तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए राम ने एक महिला से कहा, राम एक महिला से कह रहा है, तो सबसे पहले राम आप अपने आप को समझो, ठीक है, अपने आप पे राम को समझो। आप एक महिला के बारे में कह रहे हो कि तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा, तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा, उस महिला का इकलौता भाई है, उसका बेटा जो है उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का राम से क्या संबंध है, तो वह महिला का राम से क्या संबंध है, तो यहाँ पे जो है आप क्या लगाओगे, ससुर की बहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कथन निष्कर्ष का प्रश्न कि कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबड़ है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे कि कुछ पेन, ये हो गया पेन, पेन का कुछ हिस्सा जो है पेंसिल है, पेंसिल पेंसिल है। उसके बाद से कह रहा है सभी पेंसिल रबड़ है, जितने भी पेंसिल है ये सभी के सभी क्या है, रबड़ है, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, ये पेन का कुछ हिस्सा रबड़ में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये वाला बात बिल्कुल सही है। कोई रबड़ पेन नहीं है, रबड़ का कोई भी हिस्सा क्या पेन नहीं है, बिल्कुल ये वाला बात गलत कह रहा है। कुछ हिस्सा है ये है, तो यहाँ पे नहीं कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही था आप लोगों का केवल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब अलग चुनना था, ऑड ऑन आउट, वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, यहाँ पे जो है आप लोगों के अलग कौन से हैं ये पूछा गया था, ठीक है।
तो आप थोड़े से ध्यान तरीके से देखे होंगे तो देखिए वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये जो है किसी न किसी चीज को मापता है, ठीक है, जबकि जनरेटर किसी को मापता नहीं है, तो अलग ऑप्शन नंबर डी था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि जो है उसका वेग दोगुना कर दीजिए। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 mv²। जब भी को दोगुना करोगे, भी का वैल्यू अगर 2 गुना करोगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे, सी के साथ जाओगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये प्रश्न समझ लीजिए आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोगों को मालूम है कि तारे जो होते हैं, तारे ये क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये जो है हमारा जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है किसके जो है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, किसने जो है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो तत्वों को जो है बढ़ते क्रम में, यानी कि परमाणु क्रमांक के जो है बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तो ये बना होता है सीसा और टीन का, सीसा और टीन का। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के जो प्रश्न हमें यहाँ पर मिले हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, और जो बचे हुए प्रश्न है इसको हम लोग देखिए, क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है तो इसलिए हम जो है अगले क्लास में जो बचे हुए प्रश्न है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त आगामी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज का जो एग्जाम जिस तरीके से पेपर हुआ है उसी के आधार पे हम शाम में 8 PM पे आपसे मिलेंगे और 100% उन्हीं टॉपिकों को क्लियर करेंगे जहां से ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।